हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीमन इफेक्ट। ओके। सो बेसिकली आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास में है, तो मैं जीमन इफेक्ट को इस तरह से पढ़ाऊँगा कि कम समय में आपको पूरा जीमन इफेक्ट समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में जीमन इफेक्ट के क्वेश्चंस आसानी से कर भी पाएँ। ठीक है, तो हम इस पर्पज़ से ज़्यादा डेरिवेशंस पर नहीं जाएंगे। वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मूलेज विच विल बी यूज्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली। वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स एंड सम एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ओके, सो दैट यू कैन ईजिली डू। मैं आपको आज के वीडियो में क्वेश्चंस भी कराऊंगा और मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जो कि आप करेंगे। ठीक है, तो कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना ज़्यादा टाइम दिए स्टार्ट करते हैं। जीमन इफेक्ट। बच्चों, जीमन इफेक्ट होता क्या है, सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं। सो इट इज़ द splitting of spectral lines in the presence of external magnetic field। यहाँ पर क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दिस बिहेव्स लाइक द पर्टर्बेशन, है ना। ये पर्टर्बेशन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और इसके कारण हमारी स्पेक्ट्रल लाइन्स स्प्लिट हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जहाँ पर आपको पहले सोर्स ये है, इससे आने वाली मान लीजिए एक स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिल रही थी स्क्रीन पर, तो वहीं अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर बी ज़ीरो था, तो अगर आपने यहाँ पर ऑन कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड को, तो यहाँ पर एक की जगह पर हो सकता है कई सारी लाइंस आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई है। अब ये स्प्लिट क्यों होती है, मैं पहले आपको डायरेक्टली इसका रीज़न बता देता हूँ। इसके पीछे का दरअसल रीज़न ये होता है बच्चों कि जब हम पर्टर्बेशन अप्लाई करते हैं तो हमारा जो पर्टर्बेशन है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब हमारा पर्टर्बेशन को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी लेवल्स होती हैं, तो पहले ट्रांजिशन ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी अनपर्टर्बेटेड एनर्जी से लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लेवल होती है वो ये बढ़ जाती है, कई हिस्सों में बढ़ जाती है। तो मैं अभी एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता देता हूँ। सो इट स्प्लिट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो एक लेवल जो है कई लेवल्स में बढ़ गया। अब पहले ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा था, यहाँ से यहाँ, तो एक लाइन दिख रही थी स्क्रीन पर, है ना। अब यहाँ से यहाँ भी ट्रांजिशन हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी रेडिएशंस मिलेंगी। इस ट्रांजिशन के लिए एक रेडिएशन मिल सकता है, इसके लिए एक रेडिएशन मिल सकता है, इसके लिए रेडिएशन मिल सकता है, इसके लिए रेडिएशन मिल सकता है। एक दो तीन चार, तो आपको क्या है, चार रेडिएशन मिल सकते हैं। फोर रेडिएशन मतलब फोर लाइन्स मिल सकती है। तो कहाँ पहले आपको एक लाइन मिल रही थी और यहाँ पर अब कहाँ आपको चार लाइन्स मिल रही हैं। तो ये होता है खेल। तो पर्टर्बेशन हम जब अप्लाई करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी लेवल्स क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, स्पेक्ट्रल लाइन्स भी स्प्लिट हो जाती है। तो हम लोग जो जीमन इफेक्ट है इसको पर्टर्बेशन थ्योरी से पढ़ेंगे, समझेंगे। किससे समझेंगे, पर्टर्बेशन थ्योरी की मदद से। अब देखो बच्चों, दो तरीके होते हैं जीवन इफेक्ट पढ़ने के। पहला तरीका होता है कि आप पूरा डेरिवेशन करो, फॉर्मूला डराइव करो और फिर पढ़ो। दूसरा तरीका होता है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूले को समझो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपको समझाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अब हम यहाँ पर समझेंगे फॉर्मूलेस में बताऊंगा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी समझा दूंगा। चिंता नहीं करो, मैं ऐसा ही समझाऊंगा कि एग्जाम में बहुत अच्छे से बने और आपका जो टाइम है ना बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ हो जाए, है ना, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो पाए। ठीक है, देखो जो जीमन इफेक्ट होता है ना, तो मैं इसे शॉर्ट में जीमन इफेक्ट बोलूँगा। ये दो टाइप्स का होता है। सो इट इज़ वन ऑफ द टाइप इज़ नॉर्मल जीमन इफेक्ट। यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड वीक हो स्ट्रांग हो, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, नॉर्मल जीवन इफेक्ट में उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। दूसरा होता है एनॉमलस जीवन इफेक्ट।
ठीक है। वन इज़ द नॉर्मल जीमन इफेक्ट, अदर इज़ द अनॉर्मल जीमन इफेक्ट। अब दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है बच्चों? देखो यहाँ पर हमारा जो देखो रेडिएशन कहाँ से निकलता है? एटम से। ठीक है, सभी लोगों को मालूम है रेडिएशन कहाँ से निकलता है? एटम से। कैसे निकलता है? एटम में जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो एक्साइटेड स्टेट एटम कहला गया। जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, सो दैट इज ग्राउंड स्टेट एटम। ठीक है, तो जब एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो क्या होता है? बेसिकली रेडिएशन निकलता है, राइट? रेडिएशन ऐसे निकलता है। तो यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है जो रेडिएशन क्रिएट कर रही है? एटम, है ना? तो दैट देयर इज एन एटम विच इज मेकिंग द ट्रांजिशन। अब एटम जो होता है बच्चों, उसमें उसकी एनर्जी लेवल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, एटम्स की एनर्जी लेवल्स को हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल से डिफाइन करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस। क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में एलएस कपलिंग हो जाती है, हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि एलएस कपलिंग हो रही है, वी आर नॉट कंसीडरिंग जेजे कपलिंग, क्योंकि एलएस कपलिंग इज द मोस्ट कॉमन कपलिंग। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो नोटेशंस होते हैं फॉर द एलएस कपलिंग, ठीक है, उनका हम यूज़ करेंगे। तो एटम्स के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन से, जो कि होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मल्टीप्लिसिटी 2s+1, वेयर एस इज द टोटल स्पिन, एल एंड जे। ठीक है, यहाँ पर जो एस है, ठीक है, वो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटा है, एल इज द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा, जे इज द टोटल एंगुलर मोमेंटा, जिसकी वैल्यू होती है l+s से लेकर l-s तक जाती है। ठीक है, अब टर्म सिंबल निकालना हम इस वीडियो में तो नहीं बताएंगे, तो हम एज्यूम करेंगे कि आपसे आता है। ठीक है, टर्म सिंबल्स आपसे आते हैं। ठीक है, ये हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो टर्म सिंबल है इस पर मैं हो सकेगा तो एक सेशन और ले लूँगा। ठीक है, डोंट वरी। तो एटम्स की जो एनर्जी लेवल्स होती हैं, ठीक है, तो वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एटम एक लेवल से दूसरे लेवल्स पर जा सकता है। तो यहाँ पर नोटेशन हो सकता है N2s, ठीक है, 2s+1 l-j, है ना? यहाँ हो सकता है, मैं प्रिंसिपल कॉन्टिनेंट में भी डिफरेंट ऑल्सो एंड कैन बी सेम ऑल्सो, तो मैं यहाँ पर इसे भी डिफरेंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2s+1 l-j। तो आप देख सकते हो कि ट्रांजिशन इस लेवल से इस लेवल पर हो रहा है। ठीक है, तो अब पॉइंट ये आता है कि जो एटम है उसका एनर्जी लेवल तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल पर जो है ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट ये उठता है बच्चों कि क्या जो एटम है उसका जो टोटल स्पिन है वो क्या है? ठीक है, व्हाट इज द टोटल स्पिन? तो टोटल स्पिन आपको यहाँ से पता चलता है हमेशा। यू ऑलवेज कम टू नो द टोटल स्पिन विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन, टर्म सिंबल्स। ठीक है, तो आपका अगर एटम का स्पिन 0 है, सो देयर विल बी नॉर्मल जीमन इफेक्ट, तो वहाँ पर ना नॉर्मल जीमन इफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब स्प्लिटिंग विल बी ड्यू टू नॉर्मल जीमन इफेक्ट। और अगर स्पिन नॉन जीरो होता है, ठीक है, सो देयर द स्प्लिटिंग विल हैपन ड्यू टू एनॉर्मलस जीमन इफेक्ट। एनॉर्मलस जीमन इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली स्प्लिटिंग होगी या स्प्लिटिंग होगी वो एनॉर्मलस जीमन इफेक्ट से होगी। ठीक है, ओके। तो बेसिकली नॉर्मल जीमन इफेक्ट में टोटल एस 0, एनॉर्मलस जीमन इफेक्ट में टोटल स्पिन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बच्चों देखो, इस जब हमारा स्पिन 0 होता है, ठीक है, इस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करते हैं। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हम हमेशा जेड डायरेक्शन में लेते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, वी विल बी टेकिंग अलोंग द जेड डायरेक्शन। इस केस में बच्चों हमारा जो पर्टर्बेशन होता है ना, जब ये मैग्नेटिक फील्ड हम एटम पर लगाते हैं जिस एटम में टोटल स्पिन 0 हो, तो जो पर्टर्बेशन क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है बी म्यू। ठीक है, विल जस्ट टेल यू व्हाट इज दिस, बी म्यू एल जेड। So how you are going to write this thing, we'll just tell you. Yeah, wait, so it comes out to be, ये होता है b mu, so b
म्यू बी एल जेड, ठीक है, दैट्स द ऑपरेटर अपॉन एच। तो बच्चों देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एटम पर लगाते हो जिस पर टोटल स्पिन ज़ीरो है, जिसकी मल्टीप्लिसिटी से 1 है, या जिसका, ठीक है, टोटल स्पिन ज़ीरो है, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू होता है 2s+1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी। सो इन दैट केस क्या होगा, ऐसे केस में, ठीक है, हमारा जो पर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन, मतलब पर्टर्बेशन जो हमारा होता है वो इतना होता है, ठीक है। फिर सुन लीजिए, अगर एटम का स्पिन जीरो है, अगर आप वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो या वीक हो, इट डज नॉट मैटर, आपका पर्टर्बेशन इतना होता है, तो आपका जो हैमिल्टोनियन होता है वो कितना हो जाता है, ठीक है, लाइक दिस। अब अगर आप इस केस में एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, तो इसकी एनर्जी, अनपर्टर्बेटेड एनर्जी, ठीक है, प्लस इन दैट इसका एक्सपेक्टेशन कितना आएगा, बी म्यू बी एच नॉट एल जेड का एक्सपेक्टेशन। अब एल जेड का एक्सपेक्टेशन कितना होता है, एम एच नॉट होता है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बी म्यू बी इज योर बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, एम एच नॉट, तो यहाँ सिर्फ बचेगा एम। तो एल जेड है ना, तो आप चाहो तो एम एल भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके। और अगर मैंने सिर्फ एम लिखा है तो आप समझ जाना दैट इज एम एल ओनली, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वांटिटी क्या है ना, दिस व्हाट इज दिस क्वांटिटी। बच्चों ये जो है ना, म्यू बी इज बोर मैग्नेटॉन, व्हाट इट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है ई एच सी, ठीक है, विल जस्ट राइट इट। जो आपका भोर मैग्नेटॉन है बच्चों, इसकी एक्चुअली में इसका जो फॉर्मूला है ना, ये CGS यूनिट्स पे डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस यूनिट में आप एक्चुअली में ले रहे हैं, इन विच यूनिट्स यू आर एक्चुअली टेकिंग इट। ओके, सो इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, इट इज़ इक्वल टू ई एच नॉट अपॉन 2m, तो SI यूनिट्स में है बच्चों, ठीक है, दिस इज इन SI यूनिट्स। आप अगर CGS यूनिट्स में लिखेंगे तो इसका थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाएगा, ठीक है, तो अगर आप CGS यूनिट्स में लिखते हैं भोर मैग्नेटॉन को, सो द फॉर्मूला विल बी बिट डिफरेंट, है ना। तो CGS यूनिट्स में बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला आपका कितना होता है, ई एच नॉट अपॉन 2m सी, ठीक है, सो दिस इज इन CGS यूनिट्स, ठीक है। और इसमें जो एम है दैट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। अब चलो मैं अपने मेन पॉइंट पर आ जाता हूँ, देखिए, सो लेट मी जस्ट कम टू द पॉइंट। तो हमारा जो जीवन इफेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 2 टाइप्स का है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। पहला कि जो आपका एटम है उसका जो स्पिन है, टोटल स्पिन, वो क्या है, तो अगर स्पिन ज़ीरो है सो यू फॉल अंडर नॉर्मल जीवन इफेक्ट, ठीक है। and in this case students, okay, and in this case your perturbation is, ठीक है, म्यू बी एल जेड अपॉन एच नॉट होता है, जिसके कारण आपकी जो एनर्जी होती है वो होती है अनपर्टर्बेटेड एनर्जी प्लस म्यू बी एम एल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है बच्चों, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वी विल बी यूजिंग इट। अब दूसरा होता है बच्चों, ठीक है, एनॉमलस जीवन इफेक्ट। देखो एनॉमलस जीवन इफेक्ट में क्या होता है कि हमारा जो एटम होता है उसके पास स्पिन होता है, सो इट हैज़ नेट स्पिन विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि हमें टर्म सिंबल से पता चलता है। इस केस में भी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, हम जेड डायरेक्शन में ही लेते हैं, वी टेक इट इन द जेड डायरेक्शन इटसेल्फ। अब बट बच्चों यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, देखो
जब हमारा मैग्नेटिक यहाँ पर ना दो मतलब यहाँ पर हम एक चीज़ ये देखते हैं कि जब हमारा स्पिन नॉन ज़ीरो होता है ना, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि अगर स्पिन नॉन ज़ीरो है तो स्पिन एल के साथ कपल कर सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी कहने का मतलब क्या है, कि जो स्पिन है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के साथ, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होगा, तो वो कपल कर सकता, मतलब उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण के साथ जो है इंटरेक्शन कर सकता है। सो देयर विल बी ए एडिशनल इंटरेक्शन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, HSO, मतलब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन यहाँ पर आता है। इसके साथ ही पर यहाँ पर एक और भी चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं जीमन एनर्जी। तो जीमन एनर्जी बेसिकली स्पिन, और देखो मैं यहाँ बताता हूँ जीमन एनर्जी क्यों आती है। जब हम हमारे एटम पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक तो ऑर्बिटल के साथ के कारण आएगा, ठीक है, तो जो आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके एक एनर्जी क्रिएट करेगा, एक इंटरेक्शन एनर्जी तो ये क्रिएट कर देगा। दूसरी इंटरेक्शन एनर्जी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के कारण आएगी मैग्नेटिक फील्ड में। इन दोनों को ऐड करने से बनती है जीवन एनर्जी। इस वाले केस में ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली में म्यू एल होता है, क्योंकि स्पिन तो होता ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इस वाले केस में हमारे पास स्पिन तो था ही नहीं, है ना, तो इस केस में सिर्फ क्या था, म्यू एल था। बट अब हमारे पास इस वाले केस में क्या होता है कि यहाँ पर वी हैव म्यू एल, हमारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है और हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। इन जब ये दोनों चीज़ें, ठीक है, जब हम अकाउंट में ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बनती है जीमन एनर्जी। तो जीमन एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो दैट इज इक्वल टू होता है म्यू एल, ठीक है, बी माइनस म्यू, ठीक है, एस डॉट बी, ठीक है, तो इसे कहते हैं जीमन एनर्जी। तो अब इस बार हमारे हैमिल्टोनियन में क्या क्या परटर्बेशन आ गया है। एक तो अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन पहले से ही है, इस बार हमारा परटर्बेशन एसओ भी है, एचएसओ भी है, और इस बार हमारा जो परटर्बेशन है उसमें जीमन एनर्जी भी है, ठीक है, विच इज़ ड्यू टू स्पिन ऑल्सो, है ना, दिस टाइम वी हैव स्पिन ऑल्सो। तो हमारे पास ना एनॉमलस जीमन इफेक्ट में अगर आप देखेंगे तो इतना परटर्बेशन होता है। सो दिस मच इज द परटर्बेशन वी हैव इन केस ऑफ एनॉमलस जीमन इफेक्ट, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर जो एनॉमलस जीमन इफेक्ट है, मैं इसे नेक्स्ट पेज में आपको अच्छी समझा देता हूँ। जीमन इफेक्ट, देखो जो एनॉमलस जीमन इफेक्ट होता है ना, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। पहली बात तो इसमें एस नॉन जीरो है, और इसमें जो इस पे हैमिल्टोनियन है अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन। और यहाँ पर एक और भी चीज़ होती है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ एक आता है एच एफ एस, ठीक है, और एक होता है जीमन एनर्जी, ठीक है। मैंने एफ एस नहीं लिखा ना, दरअसल यहाँ पर बताता हूँ क्या आएगा, इट शुड बी, ठीक है, एफ एस इज़ द फाइन स्ट्रक्चर। देखो जो एच एफ एस होता है उसके अंदर एच एस ओ भी होता है, और एक रिलेटिविस्टिक करेक्शन भी हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि हमारा हैमिल्टोनियन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी टर्म होता है वो नॉन रिलेटिविस्टिक होता है। समझ में आ रहा है आपको? इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी टर्म है वो नॉन रिलेटिविस्टिक है। तो हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो हम रिलेटिविस्टिक करेक्शन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितना, तो एनॉमलस जीमन इफेक्ट में हमारे पास इतना हैमिल्टोनियन होता है, अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन, ठीक है, देन फाइन स्ट्रक्चर करेक्शन, एंड देन वी हैव जीमन एनर्जी, इतना हमारे पास होता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये स्ट्रांग है तो अलग होगा, और अगर ये वीक है तो अलग होगा। इफ इट इज़ वीक इट विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग है या वीक है। अब स्ट्रांग और वीक की डेफिनेशन का क्या सिस्टम है, देखिए, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ही तो कुछ नहीं बोल सकते कि ये स्ट्रांग होगा या ये वीक होगा, है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा एच एस ओ के अंदर चलना पड़ेगा, है ना। वी हैव टू गो इनसाइड एच एस ओ। विल जस्ट टेल यू, वेट फॉर ए व्हाइल। ओके फाइन, देखिए, इसके पहले कि बच्चों में अब और भी आगे बढ़ूं, ठीक है, हम थोड़ा सा एच एस ओ को समझते हैं कि एच एस ओ होता क्या है, ठीक है। देखो एच एस ओ
सो HSO इज क्वाइट सिंपल. अगर कोई ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये एटम है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है जो कि ऐसे घूम रहा है, ठीक है, अब समझना मेरी बात को. तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस का, ठीक है. तो इसका स्पिन और इसका ये ऑर्बिटल मोशन, ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. तो इनकी अंदर जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है. मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ, वी विल नॉट डू द डेरिवेशन, ठीक है. तो फॉर्मूला होता है HSO का, ठीक है. सो इट इज इक्वल टू होता है 1/2 me c स्क्वेयर 1/r du/dr, ठीक है. इसको इसके अंदर डाल दो, ये हो जाता है S.L, ठीक है. तो आप इतना फैक्टर देखो, दिस इज समथिंग विच डिपेंड्स ऑन R, तो अपन इसे लिखते हैं, ठीक है, f(r), ठीक है, वी जस्ट राइट इट एज f(r), एंड ये हो गया आपका L.S, ठीक है. तो आपका जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो ध्यान रखना S.L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. इट इज़ यूज्ड इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है. अब देखो स्ट्रॉन्ग और वीक का खेल क्या है. सो दरअसल क्या होता है कि अब ये जो फैक्टर होता है ना, तो मैं इस f(r) को ना मैं सिंपली W लिख देता हूँ, ठीक है. आई विल जस्ट राइट W, क्योंकि बहुत काफ़ी सारी बुक्स में इसे ऐसे W लिखा जाता है. सो आई एम जस्ट राइटिंग इट ऐसे W, ठीक है. और अभी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है. चलो अब यहाँ देखो, तो हमारा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कितना स्ट्रॉन्ग है वो किस पे डिपेंड करता है, W पे डिपेंड करता है. सो W इज समथिंग विच डिफाइंस दैट हाउ स्ट्रॉन्ग इज द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन. स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है वो W पे डिपेंड करता है. अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा वो कैसे पता चलता है. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, if the magnetic field is strong, so B is quite greater than W/mu B. अगर हमारा हमारा B मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड W/mu B इज द बोर मैग्नेट्रॉन, अगर इससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, सो वी विल से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इन दिस केस, ठीक है. ध्यान रखें, ठीक है, ये क्या है W, इट इज़ दिस फैक्टर, W इज दिस फैक्टर, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है. अब बात करते हैं कि बेसिकली वीक कब होता है ना. सो व्हेन इट इज़ वीक, तब तो जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस फैक्टर से काफ़ी छोटा होता है, तो हम कहते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड इज वीक. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया. देखो बच्चों, W इज समथिंग विच इज़ इंटरनल, है ना. तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या है, इंटरनल है. ये एटम का खुद का होता है, इट इज़ इंटरनल, ये एटम के खुद के अंदर का फील्ड है, ठीक है. तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है. और ये क्या है, एक्सटर्नल है, ठीक है, एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है. तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल इंटरेक्शन से ज़्यादा होता है ना बच्चों, ठीक है, सो इन दैट केस वी से दैट, तब हम बोलते हैं कि हाँ, ठीक है, इन दैट केस वी से दैट हाँ, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रांग है. और जब एक्सटर्नल फील्ड अंदर वाले फील्ड से कमज़ोर हो, ठीक है, तब बोलेंगे हाँ वो कमज़ोर है ना. तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है. अब चलो मैं वापस आता हूँ. अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन में आपको ये W और म्यू बी जैसी चीज़ें नहीं देखनी है, वहाँ साफ लिखा रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, तो उसके अकॉर्डिंग ही करना है. अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर जो फाइन स्ट्रक्चर करेक्शन होता है, मतलब ये वाला HSO टर्म होता है, काफ़ी वीक होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि HSO जो है इट इज़ इक्वल टू W/L.S, ठीक है. और B के केस में क्या होता है, इसके केस में क्या होता है, B बहुत ज़्यादा होता है W/mu B से. तो इन दिस केस आप क्या कर सकते हो कि इस फैक्टर को सिंपली इग्नोर कर सकते हो. तो इस केस में हमारा जो हैमिल्टोनियन होता है हम सिर्फ इतना लेते हैं, ठीक है, वी जस्ट टेक इट दिस मच, सिर्फ इतना लेते हैं, ठीक है. सो इट इज़ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. इस स्ट्रॉन्ग जीमन इफेक्ट को, एनॉमलस स्ट्रॉन्ग जीमन इफेक्ट को पार्शन बैक इफेक्ट भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पार्शन
बैक इफेक्ट, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पार्शियल बैक इफेक्ट। इस केस में अगर हम एनर्जी निकालेंगे तो एक एनर्जी तो अनपर्टर्बेटेड इससे मिल जाएगी। इसके कारण जो हमें करेक्शन मिलता है ना, द करेक्शन विच वी गेट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर इज एज फॉलोज। ओके, लेट मी राइट, ये आपको याद रखना होगा। म्यू बी, देखियो यहाँ पर भी एस नॉन जीरो है तो यहाँ एस का रोल तो रहेगा, म्यू बी बी, ठीक है, एम एल ठीक है, एम एल प्लस 2 ms, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। अब बच्चों चलो आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा वीक जीमन इफेक्ट। देखो बच्चों, जब हमारा जीमन इफेक्ट वीक होता है ना, उस केस में हमको हमारा हैमिल्टोनियन पूरा लेना पड़ता है। वी हैव टू टेक कंप्लीट हैमिल्टोनियन, इन दिस केस वी हैव टू टेक कंप्लीट हैमिल्टोनियन, क्योंकि इस बार अब हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर हम सॉल्व करते हैं वीक के केस में काफ़ी चीज़ों पर एक्सप्रोक्सीमेशन लगाया जा सकता है, काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की जा सकती हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इस केस में हमारा करेक्शंस क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो इन केस ऑफ वीक सीमन इफेक्ट, हमारा जो हैमिल्टोनियन होता है वो होता है अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन प्लस फाइन स्ट्रक्चर प्लस जीमन एनर्जी। इस केस में अगर हम एनर्जी निकालते हैं तो पहले तो हमारी अनपर्टर्बेटेड एनर्जी मिलेगी, फिर इसके कारण जो करेक्शन आएगा वो मिलेगा, तो इसके कारण जो करेक्शन आता है उसकी वैल्यू इतनी होती है, मैं आपको बता देता हूँ, इट्स वैल्यू इज दिस मच। ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है अल्फा स्क्वायर, ये अनपर्टर्बेटेड एनर्जी है 4। आप हाइड्रोजन एटम एज्यूम कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, बाकी ये तो वर्क करेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए सोडियम में भी करेगा, हाइड्रोजन लाइक एटम में वर्क कर सकता है, ठीक है। सो इट विल बी 4n अपॉन j प्लस 1/2, ठीक है। सो एक डोंट वरी, ठीक है, लेट मी जस्ट राइट j प्लस 1/2, ठीक है, -3 प्लस, देखो ये आपका हो गया फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर करेक्शन, और इसके बाद आएगा आपका ये जीमन, ठीक है। जीमन एनर्जी इस केस में होती है म्यू बी बी एम जे जी जे। बच्चों मैं यहाँ पर ना एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अधिक बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। देखो हमारा टर्म सिंबल तो ऐसा चलता है, ठीक है, n2s + 1 l j, है ना। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि स्मॉल क्यों लिखा है। बच्चों डोंट वरी, ठीक है, आप वहाँ पर इसके टर्म सिंबल्स लिख सकते हो, ठीक है, मतलब आप इसको इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो। क्या होता है कभी कभी कैपिटल जे को स्मॉल जे जैसे भी लिख देते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन j + 1 -3 प्लस म्यू बी बी एम जे जी जे, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसमें अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जीवन एनर्जी है इस केस में वो इतनी है, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में ना फाइन स्ट्रक्चर अगर नहीं बोला है आपको, वैसे आज तक बोला ही नहीं कभी, है ना, अगर आपसे नहीं बोला है तो आप इस फैक्टर को इग्नोर कर सकते हो, यू कैन इग्नोर दिस फैक्टर, आपको इसको अलग से फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ये फैक्टर सिर्फ तभी यूज़ करना है क्वेश्चंस में जब आपसे बोला जाता है अलग से, ठीक है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू यूज़ इट, ठीक है। ओके, अब बच्चों क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी और अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि एम जे क्या है ना, व्हाट इज दिस एम जे। तो एम जे जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी, सो दैट इज़ द, ठीक है, बताता हूँ, दैट इज़ द स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अभी क्या होता है बता देता हूँ, वैसे आप ऑलरेडी जानते हो दैट थिंग, ठीक है, यू ऑलरेडी नो दिस। देखिए जैसे आपका एस होता है तो उसके साथ एम एस आता है, जैसे आपका एल होता है उसके साथ क्या आता है, एम एल आता है, इसी तरह से जैसे आपके पास जे होता है उसी तरह आपके साथ एम जे आता है,
ठीक है, सो दैट इज दिस थिंग, ठीक है। जी जे इज वॉट, जी जे इज द लिंडे जी फैक्टर, है ना। लिंडे जी फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो लिंडे जी फैक्टर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो लिंडे जी फैक्टर जी जे इज इक्वल टू होता है 1 प्लस जे, जे प्लस 1 माइनस एल, एल प्लस 1 प्लस एस, एस प्लस 1 अपॉन 2 जे, जे प्लस 1। आया बच्चों समझ में? ये इतना होता है। जी जे इक्वल टू होता है 1 प्लस एस, एस प्लस 1 माइनस एल, एल प्लस 1 प्लस 2 एस प्लस 1 2 जे, जे प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे ये जो है कहाँ से मिलेगा बच्चों, ये सब जे एल एस की वैल्यू इससे मिलती है, टर्म सिंबल से, ठीक है। यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ से आपको जे मिल जाएगा, एल मिल जाएगा, एस मिल जाएगा, एल मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ से मिलेगा। तो ये है। अब देखो क्योंकि अब मैंने बहुत कुछ बता दिया है ना अब आपको, तो मैं यहाँ पर एक समराइजेशन कर देता हूँ। सो आई विल जस्ट डू ए समरी एंड विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। देखो रीमन इफेक्ट जो है आपका, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर स्पिन 0 हो सो नॉर्मल रीमन इफेक्ट, ठीक है। अगर स्पिन नॉट इक्वल टू 0 हो सो देन यू हैव एनॉमलस रीमन इफेक्ट, ठीक है। सो इन दिस केस, ठीक है, हमारा जो करेक्शन, हमारी जो एनर्जी होती है वो होती है अनपर्टर्बेटेड एनर्जी प्लस म्यू बी बी एम एल, ठीक है। इस केस में हमारी जो एनर्जी होती है वो हमारी होती है, ठीक है। सो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ ये नोट करना होगा कि बी स्ट्रांग है या वीक है। तो स्ट्रांग एनॉमलस रीमन इफेक्ट में हमारी जो एनर्जी होती है अनपर्टर्बेटेड एनर्जी प्लस म्यू बी बी एम एल प्लस 2 एम एस। देखो यहाँ तक तो ये एनॉमलस नॉर्मल जैसा ही है, बस में 2 एम एस आ गया। अगर वीक हो, वीक एनॉमलस रीमन इफेक्ट में हमारी जो एनर्जी होती है, ठीक है, ई एन इक्वल टू होता है ई एन प्लस म्यू बी पी एम जे जी जे। अब आप बोलोगे सर आपने फाइन स्ट्रक्चर क्यों नहीं लिखा? बच्चों एग्जाम में उसका यूज़ होता ही नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। आपको इतनी चीज़ें जो हैं बच्चों याद रखनी पड़ेंगी जब आप लोग क्या करोगे, रीमन इफेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। जी जे लिंडे जी फैक्टर है, तो जी जे जो है वो तो मैंने अभी पीछे ही लिखा था, लिंडे जी फैक्टर। तो लिंडे जी फैक्टर आप थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। ये इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो इसमें बच्चों यहाँ तक थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ नोट ऑल दीज थिंग्स टिल हियर। अब बच्चों इसके बाद जो है हमें थोड़ा सा सिलेक्शन रूल्स देखने होंगे, ठीक है। वी हैव टू लुक इनटू द सिलेक्शन रूल्स। तो मैं यहाँ सिलेक्शन रूल्स लिख देता हूँ। यहाँ पर जब ट्रांजिशन होता है एक लेवल से दूसरे लेवल पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है वो होती है डेल्टा एम शुड बी इक्वल टू 0 या प्लस माइनस 1, और डेल्टा एल जो होता है ना इट शुड बी प्लस माइनस 1, ठीक है, ओके। और एम इक्वल टू 0 से एम इक्वल टू 0 अलाउड रहता है ना, दिस इज अलाउड, है ना, दिस इज अलाउड, ठीक है। इस वाले में, ठीक है, एनॉमलस रीमन इफेक्ट के केस में जो हमारे सिलेक्शन रूल्स होते हैं, ठीक है, वीक एनॉमलस, इसमें डेल्टा एम जे इक्वल्स टू 0 या प्लस माइनस 1, ठीक है। इस केस में अगर इफ़ डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 है तो फिर एम जे इक्वल्स टू 0 से एम जे इक्वल्स टू 0 पर कोई ट्रांजिशन नहीं होगा अगर डेल्टा जे 0 है तो, ठीक है, ओके। स्ट्रॉन्ग रीमन इफेक्ट का जो सिलेक्शन रूल है वो मैं बता देता हूँ आपको, वो क्या होता है। स्ट्रॉन्ग रीमन इफेक्ट में आपका डेल्टा एम एल जो होता है वो होना चाहिए 0 या प्लस माइनस 1, ठीक है, और डेल्टा एम एस शुड बी 0, ठीक है। ये इसके सिलेक्शन रूल्स हैं।
दीज आर द सिलेक्शन रूल्स फॉर इस ये है ना। और ये एक्चुअली में अलग अलग बुक्स में दिए हुए हैं, मैंने कलेक्ट करके एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों, आई होप सो अंडरस्टूड। बच्चों अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टर्म सिंबल्स तो यूज़ करते ही हैं, है ना। सो वी यूज़ द टर्म सिंबल्स। तो आपको ना टर्म्स एलएस कपलिंग के भी सिलेक्शन रूल्स पता होने चाहिए। एलएस कपलिंग, तो एलएस कपलिंग के कारण भी लेवल्स स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है। और इस केस में जो टर्म सिंबल मतलब सिलेक्शन रूल्स होते हैं कि एक टर्म सिंबल वाली स्टेट से दूसरी टर्म सिंबल वाली स्टेट में ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा, सो दिस इज गवर्न बाय दिस। एल एस सेलेक्ट टोटल एस शुड चेंज बाय 0 और +-1। देयर शुड बी नो चेंज इन मल्टीप्लिसिटी डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 और +-1, ठीक है। एंड j इक्वल्स टू 0 से j इक्वल्स टू 0 पर ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके, सो बच्चों यूज़ होगा एलएस कपलिंग का भी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो जीमन इफेक्ट में ना, जीमन इफेक्ट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। आपको बस जीमन इफेक्ट में ना बच्चों क्या है ना, कुछ चीज़ें मतलब ये जो फॉर्मूलेज मैंने इस पेज में लिखे हैं ना, अगर आप इतने फॉर्मूलेज याद रख लेते हो जो कि मैंने इस पेज में लिख दिए हैं, लिंडे जी फैक्टर अगर आप याद रख लेते हो, और आप ये जो एलएस कपलिंग के सिलेक्शन रूल्स याद कर लेते हो, तो आई जस्ट प्रॉमिस यू दैट कि आपसे एलएस का मतलब आपसे जीमन इफेक्ट के पूरे क्वेश्चंस आप कर लोगे, आपको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। हाँ ये बात है कि आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब हम लोग एक एक करके यहाँ पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बेसिकली एग्जाम्पल्स भी लेंगे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ नॉर्मल जीमन इफेक्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट को समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक सुंदर सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक ए ब्यूटीफुल एग्जांपल। तो हम यहाँ पर बेसिकली एक लेवल ले लेते हैं एस, ठीक है। सो दिस इज सपोज दैट यहाँ पर आपका एल जो है वो दैट इज एस, ठीक है। और यहाँ पर एक लेवल है पी, ठीक है। सो हियर इट इज़ पी, तो एल इक्वल्स टू है पी, ठीक है। समझ में आया। अब देखो अगर हम डायरेक्टली देखें तो हमारा जो सिलेक्शन रूल है, तो डेल्टा एल, ठीक है। तो डेल्टा एल जो है वो क्या होता है, वो क्या परमिट करता है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल परमिट्स 0 या +-1, है ना। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ इसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर एक यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन तो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ पर अभी मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को नॉन जीरो कर देते हैं तो क्या होता है, सो व्हाट हैपन्स व्हेन वी मेक द मैग्नेटिक फील्ड 0। यहाँ पर हमने स्पिन एज्यूम नहीं किया है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करता हूँ तो अब हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, सो हाउ द एनर्जी विल बिकम, ठीक है। सो हमारा जो यहाँ पर जो लेवल एनर्जी है वो हो जाएगा अनपर्टर्बेटेड एनर्जी प्लस ये म्यू बी एम एल, ठीक है। तो इस वाले केस में एल की वैल्यू 0 है तो एम एल भी 0 ही होगा, ठीक है। तो ये वाला लेवल तो स्प्लिट नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई सिर्फ एम एल की वैल्यू 0 है, सो इट इज़ स्टिल इक्वल्स टू द सेम एनर्जी। बट अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कई चीज़ें बदल 3 पार्ट्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो भी एनर्जी थी, सो ठीक है, से दिस वॉज द एनर्जी। तो यहाँ पर अनपर्टर्बेटेड एनर्जी प्लस म्यू बी, तो यहाँ पर एक हो जाएगा 1। तो ये एम एल की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि इस वाले केस में एम की वैल्यूज़ जो है वो 0 +-1 होगा, ठीक है। अनपर्टर्बेटेड एनर्जी, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। ठीक है, सी हियर, सो अनपर्टर्बेटेड एनर्जी प्लस म्यू बी 1, अनपर्टर्बेटेड एनर्जी प्लस म्यू बी 0। तो इस केस में तो ये अनपर्टर्बेटेड एनर्जी के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है।
आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस वाले केस में लेवल्स बढ़ गई हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ट्रांजिशन अब कैसे होगा। तो अब यहाँ ट्रांजिशन के लिए जो सिलेक्शन रूल्स है वो है डेल्टा एम इक्वल्स टू 0 या +-1, है ना, जो कि मैंने सिलेक्शन रूल्स अभी आपको बताए थे। तो यहाँ पर हमारा जो है इस वाले केस में एम की वैल्यू 0 है। तो देख सकते हो इसमें एम की वैल्यू हमारी 0 थी, इसमें हमारे इसमें एम की वैल्यू हमारी क्या थी, -1 है। इस केस में एम की वैल्यू हमारी 0 है, इस केस में एम की वैल्यू 1 है। तो आप देख सकते हो ट्रांजिशन हो गया। तो जहाँ पर आपको पहले एक लाइन दिख रही थी, वहाँ पर अब आपको स्क्रीन पर कितनी लाइंस दिखाई देंगी, 3 लाइंस दिखाई देंगी, है ना। तो आपका स्पेक्ट्रा 3 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा। दरअसल बच्चों नॉर्मल जीमन इफेक्ट की केस में ना हमेशा हमको 3 लाइंस मिलती हैं, हमको जो है 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं। ठीक है, यू गॉट इट। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लाइंस और कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस है, सॉरी लाइंस और ट्रांजिशंस में क्या डिफरेंस है। देखो ये जो आपको स्क्रीन पर जो लाइंस दिखती हैं ना, ठीक है, दीज आर कॉल्ड लाइंस। जो स्क्रीन पर पहले आपको एक लाइन दिख रही थी, अब आपको कितनी लाइन दिख रही हैं, 3 लाइंस दिख रही हैं। इन्हें हम लाइंस कहते हैं और या इसे कंपोनेंट्स कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये इसी लाइन के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये लाइन थी और ये 3 लाइन में बढ़ गई, तो इसे आप इन लाइंस को कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। ये जो ऊपर से नीचे जो हो रहा है ना, इसे ट्रांजिशन कहते हैं। व्हाट इज इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो यहाँ पर 3 लाइंस हैं और 3 ट्रांजिशंस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो हियर यू विल फाइंड दैट देयर आर 3 लाइंस एंड देयर आर 3 ट्रांजिशंस ऑल्सो। ठीक है, देयर आर 3 लाइंस एंड देयर आर 3 ट्रांजिशंस ऑल्सो। ठीक है, तो इसे थोड़ा नोट कर लें, फिर अपन और आगे चलते हैं बच्चों। So write it completely, then we will just go further. अब मैं यहाँ पर इसका एक और एग्जांपल लेने वाला हूँ नॉर्मल जीमन इफेक्ट का। सो वी विल जस्ट टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस। बच्चों चिंता नहीं करूँ, मैं ज़्यादा लेंदी नहीं ले जाऊँगा वीडियो को। ठीक है, विल नॉट टेक इट लेंदी। अब आप लोगों को एक और इसका एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट फॉर P to D ट्रांजिशन। देखिए अभी मैंने क्या किया था, लास्ट टाइम बताया था, तो यहाँ था S to P ट्रांजिशन, है ना। अब हम यहाँ P to D ट्रांजिशन पढ़ेंगे। देखिए अब ये वाला बहुत आसानी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये आपकी हो गई D स्टेट और ये आपकी हो गई P स्टेट। ठीक है, इसकी एनर्जी आप अनपर्टर्बेटेड एनर्जी ये ले लो। ठीक है, सो लेट्स कॉल इट एस E1। इसकी अनपर्टर्बेटेड एनर्जी आप ले लो, ठीक है, E1, इसकी ले लो E2। अब देखो बच्चों जैसे कि हम सिलेक्शन रूल्स जानते हैं, तो डेल्टा एल इक्वस टू क्या है, 0 या +-1 के हिसाब से ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन तो यहाँ हो सकता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपका 2 है, ये आपका 1 है एल की वैल्यू। ठीक है, बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारा जो करेक्शन होता है वो क्या होता है, सो व्हाट इज आवर करेक्शन, सो आवर करेक्शन इज म्यू बी एम एल। ठीक है, म्यू बी एम एल। तो ये ना अब कई हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इस वाले केस में ना एम एल की वैल्यू है, ठीक है, 2 0 2 1 0 -1 एंड -2। तो ये ना 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा ऐसे, 1 2 3 4 और 5। तो जब आप m की वैल्यू क्या लोगे, ठीक है, m की वैल्यू जब आप लोगे 2, तो ये हो जाएगा अनपर्टर्बेटेड एनर्जी प्लस म्यू बी 2
-2, है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा म्यू बी B1, यहाँ पर हो जाएगा म्यू बी B0, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा म्यू बी B-1 और यहाँ पर हो जाएगा म्यू बी B-2। तो आप देख सकते हो कि 3 एनर्जी लेवल्स में बढ़ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कितने लेवल्स में बटा, ठीक है। यहाँ पर ये बटेगा 2 लेवल्स पर, ठीक है। सो अनपर्टर्बेटेड एनर्जी प्लस म्यू बी, तो इस केस में ml की वैल्यू है 1 या 0 या, ठीक है, -1, है ना। तो 3 लेवल्स में बढ़ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1। इसी तरह से दूसरे केस में हो जाएगा म्यू बी 0 और तीसरे वाले केस में हो जाएगा म्यू बी B-1। तो यहाँ पर 3 लेवल्स में बढ़ जाएगा। अब ट्रांजिशंस जो है वो यहाँ से यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल डेल्टा m = 0 या +-1, इसके हिसाब से होगा। तो चलो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखो ट्रांजिशंस कैसे होंगे। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आपको 3 कंपोनेंट्स ही मिलने वाले हैं। सो आई विल जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है, विच आई हैव ऑलरेडी केप्ट फॉर यू टू एक्सप्लेन, ठीक है। सी, सो विल जस्ट टेक इट ऑन द नेक्स्ट पेज। हाँ, ओके, आप लोग बच्चों देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर तो ट्रांजिशन आपका यहाँ से यहाँ तो LS कपलिंग के कारण हो रहा था, है ना। LS कपलिंग के कारण ये हो रहा था। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऊपर वाली लेवल 5 लेवल में बढ़ गई ml की अलग अलग वैल्यूज होने के कारण, और ये आपकी जो है 3 लेवल्स बढ़ गई। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये यहाँ पर एक लाइन है। अब इस लाइन के कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे आप देखो। देखो यहाँ से आप किसी भी लेवल से इस लेवल पर आओ, ml की वैल्यू तो डेल्टा ml तो -1 ही है, तो आपको सेम ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो यहाँ इससे आपको इन 3 ट्रांजिशन से, बिकॉज ऑफ दिस 3 ट्रांजिशन, आपको ना एक ही लाइन मिलेगी, मतलब एक ही कंपोनेंट मिलेगा। इसी तरह से इनमें से कोई भी एक ट्रांजिशन ले लो, उनमें से आपको एक ही कंपोनेंट मिलने वाला है, और इनमें से कोई भी एक ले लो, आपको एक ही कंपोनेंट मिलेगा। तो आपको यहाँ पर ना 3 लाइन्स मिलेंगी, सब लाइन्स, 3 सब लाइन्स मिलेंगी, या और सिंपली लाइन्स मिलेंगी, या और 3 कंपोनेंट लाइन्स मिलेंगी, कंपोनेंट लाइन्स या कंपोनेंट्स। तो ये, तो इवन दो यहाँ पर आप देखोगे 9 ट्रांजिशंस हैं, बट यू विल बी गेटिंग 3 लाइन्स। सो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आर व्हाट, 9 ट्रांजिशंस, देयर आर 9 ट्रांजिशंस। 9 ट्रांजिशंस हो रहे हैं, बट लाइन्स आपको 3 मिल रही है। तो नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट में आपको हमेशा 3 लाइन्स मिलती हैं, ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लें। फिर मैं आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझा देता हूँ, दैट व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट। एकदम सिंपल स्ट्रक्चर चीज़ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बच्चों, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट आपका इसी में ख़त्म हो जाए, ठीक है, ज़्यादा हम इसे लेंथी ना कर पाएँ। एक सिंगल वीडियो के अंदर आपका पूरा नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट, मतलब पूरा ज़ीमन इफेक्ट करा देते हैं, ठीक है। या इट इज़ फाइन। इसका एक और एसोसिएटेड डायग्राम है, उसको भी ले लेते हैं। ये देखो, ये भी ले लिया मैंने, ठीक है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप से इसे कैसे समझते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट, देखो ये सोर्स है जिसके अंदर एटम्स हैं जो एक्साइट होते हैं, ग्राउंड स्टेट में जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाते हैं। देयर आर एटम्स जिनसे लाइट निकलती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जिसकी मदद से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ विच मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। इसके बाद यहाँ से क्या होता है कि ये वाली जो चुंबक है, मैग्नेट है, ये होलो है, ताकि जो सोर्स है उससे एक लाइट जो है सीधी निकल जाए, तो ताकि आपको एक लॉन्गिट्यूडनल व्यू मिले, है ना। सो यू गेट ए लॉन्गिट्यूडनल व्यू। और एक यहाँ पर से दूसरा जो लाइट है उसके लिए रास्ता रखा जाता है जो यहाँ से आ सके, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज
along, this is parallel to the magnetic field, ठीक है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है इसे कहते हैं ट्रांसवर्स व्यू, ठीक है। जब हम परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, देखते हैं, तो वो कहते हैं ट्रांसवर्स व्यू। तो देखो ये हमारा सोर्स था जहाँ पर एटम जो है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, यहाँ पर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या होता है, आप देख सकते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट, ट्रांसवर्स व्यू में हमें 3 लाइंस दिखती हैं। एक लाइन हमें मिलती है सीधी जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, जिसमें जो कि जिसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 लाइंस मिली थी ना, जैसे इस केस में देखो, ठीक है। तो आपको इस वाले केस में कोई चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। इन दिस केस यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी चेंज, ये सेम रहेगी, ठीक है। दिस गोइंग टू बी द सेम एज यूजुअल, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देखो, ठीक है, बाकी इसमें एक की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है और एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक इसकी फ्रीक्वेंसी कम आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी। ऐसे ही यहाँ पर है, इसमें देखो, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम मिल रही है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिल रही है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और ज़्यादा हो जाती है उसे अपन कहते हैं सिग्मा लाइन, ठीक है, जो कि ट्रांसवर्स व्यू में हम देखते हैं। और ये वाली आपकी जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया था उसे हम कहते हैं पाई लाइन, ठीक है। और यहाँ पर और भी चीज़ें बताता हूँ। जो आपका पाई लाइन होता है ना, इसमें जो आपकी लाइट, इसमें जो लाइट का पोलराइजेशन होता है, ठीक है, दैट इज़ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसमें जो ये जो लाइट होती है इट इज़ परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड, ठीक है, इट इज़ परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ पैरेलली पोलराइज्ड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर भी आपको 2 लाइंस मिलेंगे। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल व्यू में जाएंगे तो एक की फ्रीक्वेंसी कम है और एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसे ये सर्कुलरली पोलराइज्ड होती हैं। यहाँ जब हम ट्रांसवर्स व्यू में देखते हैं तो वो वहाँ पर क्या होती है, दे आर, ठीक है, परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड। बट ये यहाँ पर कैसी पोलराइज्ड है, दीज आर सर्कुलरली पोलराइज्ड। अब ये सर्कुलरली पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड का जो फंडामेंटल है ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ज़्यादा अच्छे समझते हो, ठीक है। तो हमारी जो लाइट होती है, ऑर्डिनरी लाइट होती है, जब वो सोर्स से निकलती है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हर एक डायरेक्शन में जो है वाइब्रेट करता है। जब ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करे तो अपन उसे क्या कहते हैं कि वो क्या हो गया है, ठीक है, प्लेन पोलराइज हो गया है। तो इट इज़ प्लेन पोलराइज। तो मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में पोलराइज्ड है। इट इज़ पोलराइज्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिग्मा। लेट मी चेक अगेन, या इट इज़ सिग्मा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक लाइन ऐसी भी हो जो कि इस डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। सो इन दैट केस इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है, इट इज़ देन इन दिस केस इट इज़ कॉल्ड पाई पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। यहाँ पर एक और लाइन है जो कि पोलराइजेशन जिसमें हुआ है, जो कि जब हम लॉन्गिट्यूडनल व्यू में देखते हैं तो ये सर्कुलरली पोलराइज्ड है। सर्कुलरली पोलराइज्ड क्या होती हैं, ठीक है, ये जो वेक्टर होता है ना, ठीक है, अगर ये वेक्टर, ये जो टिप है इलेक्ट्रिक वेक्टर का, अगर ये सर्कुलर वे में घूम रहा है आगे बढ़ते हुए, अगर इस सर्कुलर वे में घूम रहा है, इफ इट इज, जब ये यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया, अगर इसका जो टिप है अगर इस सर्कुलर वे में इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, ठीक है, इट इज़ मूविंग इन द सर्कुलर वे, ठीक है, तो वो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कहलाती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टिप होता है, अगर वो वेव आगे बढ़ रही है और अगर वो टिप सर्कुलर वे में आगे घूमता जा रहा है आगे बढ़ते हुए, सो दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलरली पोलराइज्ड। तो लॉन्गिट्यूडनल व्यू में जो आपको लाइट्स मिलती हैं, ठीक है, वो सर्कुलरली पोलराइज्ड होती हैं। और ट्रांसवर्स व्यू में जो लाइट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, दे आर परपेंडिकुलरली एंड प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है, ओके। और यहाँ पर आपको एक सिग्मा लाइन मिलती है और आपको यहाँ पर एक पाई लाइन मिलती है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है, दिस इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, ओके। अब ठीक है, आगे चलते हैं।
मैंने इसका पीडीएफ वगैरह अटैच किया हुआ है कोर्स में, आप लोग थोड़ा सा बहुत पीडीएफ से भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों मैंने अब आपको नॉर्मल जीवन इफेक्ट तो समझा दिया, अब अपन लोग एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर एनॉर्मल जीवन इफेक्ट का। ठीक है, so let's take an example of anomalous Zeeman effect in order to explain the things completely to you. So we'll just explain to you now. अब यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि हम एकदम सिंपल वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं आपको, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, वैसे तो अगर हम सोडियम एटम को ले लें तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सबसे पहले सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम हमारी सोडियम एटम जो है उसकी एनर्जी लेवल्स पर बात कर लेते हैं। तो सोडियम एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है, चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में ही बात कर लेता हूँ क्योंकि आई थिंक सो ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ाने से लॉस ही होगा, ठीक है, फ़ायदा तो नहीं होगा क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाओगे तो, है ना, लॉस होगा। देखो एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सोडियम एटम, Na, सोडियम एटम। अब सोडियम एटम जो है बच्चों, ठीक है, इसमें ना स्पिन नॉन ज़ीरो होता है, ठीक है, इसलिए हमने इसे लिया है, ठीक है। तो सोडियम में कितने होते हैं, 11 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा, 1s2, ठीक है, 2s2, 3p6 एंड 3s1। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, देयर इज़ वन इलेक्ट्रॉन विच इज़ फ्री, ठीक है। और अब इस केस में हमारा जो टर्म सिंबल्स हमें मिलेंगे, ठीक है, सो वी कैन मेक द टर्म सिंबल्स नाउ, ठीक है। तो हमारा इसको देखो आप, सो हमारा जो एल है, ठीक है, अंदर वाले तो क्लोज्ड हैं तो वी विल नॉट कंसिडर दैट। टर्म सिंबल्स कैसे निकालते हैं डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा बच्चों किसी और वीडियो में, आज हम थोड़ा सा आगे आगे बात कर लेते हैं। टर्म सिंबल्स आई होप सो आपको आता होगा, ठीक है, ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो एल है वो बेसिकली क्या होने वाला है, ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एस क्या है, ठीक है, एस है, तो दैट इज देयर इज एल इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जो कैपिटल एल है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दैट इज इक्वल टू होता है समेशन एम एल, ठीक है, ओके। एस स्टेट, ठीक है, ये आप इलेक्ट्रॉन जो है अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, बट है तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो स्पिन है वो हमारा क्या है, एस है। अप या डाउन जो होता है वो एम एस से डिसाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो एस आएगा वो भी हाफ आएगा, ठीक है। तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, हाफ हो जाएगी, है ना। सो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो हमारा जो टर्म सिंबल यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है, ठीक है, term 2s plus 1 give you 2, so it is going to give you 2, ठीक है। यहाँ पर क्वांटम नंबर क्या है, 3 है, सो 3, ठीक है, ऐसे चलता है एन 2s प्लस 1 एल जे, तो ये हो जाएगा एल आपका 0 था, ये एस हो गया और जे की वैल्यू हो गई 1/2। तो ये ग्राउंड स्टेट में है, सो दिस इज इन द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है। अब ट्रांजिशन होना है तो कैसे होगा बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में तो जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा, है ना, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी गोइंग टू द एक्साइटेड स्टेट, तो अब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा कैसे, तो एक्साइटेड स्टेट में ऐसे जाएगा। अगर इसको एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो देखो ग्राउंड स्टेट ये था 1 Na, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, इसके लिए मिल गया 3 2s1/2। अब मैं एक्साइटेड स्टेट लिख लेता हूँ, एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, so in case of excited state N11 Na11 1s2 2s2
2p6, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ जाएगा और ये चला जाएगा 3p1 पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, तो जब यहाँ से एटम एक्साइटेड से जब ग्राउंड स्टेट में जाता है ना, तब एक्चुअली में, ठीक है, हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप निकालोगे तो इस केस में आपको जो टर्म सिंबल्स इस वाले केस में मिलेंगे, इसमें आपको एल की वैल्यू हो जाएगी 1, एस की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। आपका जे हो जाएगा 1/2 या 3/2, और आपके जो टर्म सिंबल्स होंगे वो हो जाएंगे 3, यहाँ पर 3 है सो इट विल बी 3, ठीक है। सो इट इज़ 3, देन इसके लिए अगर मैं लिख रहा हूँ सो इट इज़ गोइंग टू बी 2p, ठीक है, 2p, जे की वैल्यू कितनी है 1/2 है ना, तो 1/2, और अगर मैं इस वाले को कंसिडर करूँगा ना सो इट इज़ 3, 2p, 3/2। तो आप देख सकते हो कि एक्साइटेड स्टेट्स में मेरे पास 2 टर्म सिंबल्स हैं, है ना, इन एक्साइटेड स्टेट्स वी हैव 2 टर्म सिंबल्स। तो चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हाउ द एनर्जी लेवल डायग्राम विल बिकम। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या था, ठीक है, सो फर्स्टली यहाँ पर चीज़ें कैसी थी, ठीक है, चीज़ें इस टाइप से हैं, ठीक है। सो द थिंग्स आर लाइक दिस, जब कोई स्पिन ऑर्बिट नहीं हुआ है, व्हेन देयर वाज नो स्पिन ऑर्बिट, सो इट इज़, ये 3p में था और यहाँ पर ये क्या है 3s में है, ठीक है। तो ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होता, ठीक है। सो इट वाज लाइक दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ और अच्छे से बता देता हूँ, सो इट इज़ लाइक दिस। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ की तरफ हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसे हम कहते हैं डी लाइन, दैट इज़ कॉल्ड फेमस डी लाइन। अब यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण ये जो लेवल होता है ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, ठीक है, 3, 2p, ठीक है, 3, 2p। सो ये यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ये स्मॉल p है यहाँ पर एंड स्मॉल s है, ठीक है। अब यहाँ पर टर्म सिंबल्स आ गए, ठीक है। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण टर्म सिंबल से हम एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करेंगे। सो 3, 2p, ठीक है, 3/2, और ये हो जाएगा 3, 2p, 1/2, ठीक है। और यहाँ पर है 3, 2s, 1/2, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हुई है LS कपलिंग, LS कपलिंग या इंट्रैक्शन के कारण ही एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हुई हैं। तो यहाँ पर एक लाइन आपको ऐसे मिल जाएगी और एक लाइन ऐसे मिल जाएगी, तो इसे कहते हैं D1 लाइन और इसे कहते हैं D2 लाइन, सॉरी इसे कहते हैं D2 लाइन और ये कहलाती है D1 लाइन। सो D1 लाइन की जो वेवलेंथ होती है 5896 एंगस्ट्रॉम समथिंग होती है, और D2 लाइन की जो वेवलेंथ होती है 5890 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट इट, सो इट इज़ समथिंग 5896 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 5890 होती है इसकी वेवलेंथ, ठीक है। सो मैंने गलत तो नहीं लिखा है, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सो तो इसकी जो वेवलेंथ है वो छोटी है, ठीक है, कि इसकी वेवलेंथ बड़ी है, ठीक है। ओके मेरे हाथ तो गलती हो गई है बच्चों, ठीक है, सो आई हैव डन ए मिस्टेक। वही मैं सोच रहा था कि जब ज़्यादा एनर्जी से आएगा तो क्यों होगा। सो दिस इज़ D1 एंड दिस इज़ D2, सुधार देते हैं, ठीक है, या आई वॉज राइट, दिस इज D1, दिस इज D2। अभी बच्चों देखो अभी जो स्प्लिटिंग हुई है ये LS कपलिंग के कारण हुई है, और यहाँ पर हमने ये सिलेक्शन रूल्स यूज़ किए हैं 0 एंड +-1, आप देख सकते हो, ठीक है। और डेल्टा S इज़ नॉट इक्वल टू 0, आप देख सकते हो, ये सिलेक्शन रूल्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। सो L में चेंजेस आए हैं, ठीक है, और S मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये भी हमने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव डन, तो यहाँ पर इस तरह से हुआ है। अब बच्चों चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि
लेट्स टॉक दैट, ठीक है, कि व्हाट आई शुड डू, ठीक है। यहाँ पर ना, ठीक है, अब हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर से ये वाली लेवल फर्दर स्प्लिट हो जाएगी और ये वाली लेवल फर्दर स्प्लिट हो जाएगी, तो ये ना 5 पार्ट्स में बढ़ जाएगी। अब आप बोलोगे कैसे सर? बच्चों बढ़ जाएगी 5 हिस्सों में, ठीक है। ऐसे बढ़ जाएगी कि मान लो इसकी जो एनर्जी है इट इज़ से ई, लेट्स कॉल इट एस ई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी ना मैग्नेटिक फील्ड ऑन होने से, ये हो जाएगी अनपर्टर्बेटेड एनर्जी म्यू बी एम जे जी जे। तो एम की अलग अलग वैल्यूज के कारण, तो लिंडे जी फैक्टर तो आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा। लिंडे जी फैक्टर इसके लिए भी अलग आएगा, इसके लिए भी अलग आएगा और इसके लिए भी अलग आएगा, ठीक है। वो सबके लिए अलग अलग आएगा क्योंकि वो एल एस और जे पे डिपेंड करता है। तो ये आपका ना 5 लेवल में बढ़ जाएगा। इसी तरह से ना ये जो है ना वो 2 लेवल्स में बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ एम जे की जो वैल्यू होगी वो होगी +½ -½ यहाँ पर ये भी 2 लेवल्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। और अब जो है ट्रांजिशन जो होगा वो यहाँ से यहाँ होगा और ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ की तरफ होगा, ठीक है। समझ में आया आपको? जिसके कारण स्प्लिटिंग होगी। क्योंकि अब यहाँ पर डायग्राम काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि डायरेक्टली जो है एक स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है आप लोगों के लिए पहले से ही, ठीक है, जिससे मैं बताऊँगा। अभी आपको लोड करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डायग्राम ज़्यादा बड़े होते हैं ना तो वो बन नहीं पाते आसानी से। अब आप लोग थोड़ा यहाँ समझो, ठीक है, चीज़ों को। सी देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर जो था 3p से 3s पर आया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस ls कपलिंग हुई, ठीक है, जिसके कारण टर्म सिंबल्स आए, ठीक है। और वहाँ पर टर्म सिंबल्स के कारण क्या हुआ, ठीक है, ट्रांजिशन हुआ। तो आप देख सकते हो एक ट्रांजिशन तो ये है D1 जो कि ls कपलिंग से हुआ है, दूसरा है D2, ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया तो यहाँ पर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड 0 था। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑन है, नॉन ज़ीरो है। तो आप अब यहाँ देख सकते हो कि जैसे मैंने बताया ना कि एम जे की अलग अलग वैल्यूज के कारण स्प्लिट होगा, है ना। और मैंने बताया था कि आपका जो जी है लिंडे जी फैक्टर वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अपन ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, वो आप करके देख लेना, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ट्रांजिशन किस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है इस पर जो सिलेक्शन रूल्स लाएंगे, ये लाएंगे एनॉमलस रीमन इफेक्ट के सिलेक्शन रूल्स। ये सिलेक्शन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिलेक्शन रूल्स हैं ये अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले आप लोगों को दिखाए थे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सो डेल्टा एम जे इक्वल्स टू 0 या ±1 एंड एम इक्वल्स टू 0, एम जे इक्वल्स टू 0 से एम जे इक्वल्स टू 0 वैसे तो अलाउड रहता है, ठीक है, बट अलाउड तब नहीं होगा इफ़, ठीक है, इफ़ डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 हो, तो इन दैट केस इट इज़ नॉट अलाउड। देखो अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, ये वाला ट्रांजिशन देखो। इस केस में आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -1, है ना। अब क्योंकि वैल्यू आपका -1 आ रहा है ना, सो दैट्स वाई यू आर गोइंग टू गेट इट। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ठीक है, इट इज़ योर सिग्मा लाइन, है ना, दिस इज गोइंग टू बी योर सिग्मा लाइन। जस्ट 1 सेकेंड। आप लोग चाहें तो बच्चों डायग्राम को नोट कर सकते हैं, यू कैन जस्ट नोट आउट द डायग्राम। मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा लाइन लिख देता हूँ, सो दैट विल हेल्प यू। डेल्टा एम जे इक्वल्स टू 0 मिले, सो दैट इज़ योर पाई लाइन। डेल्टा एम जे इक्वल्स टू अगर आपको प्लस या -1 मिलता है, सो दैट इज़ योर सिग्मा लाइन, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी, इस केस में फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है या छोटी होती है, इस केस में सेम फ्रीक्वेंसी मिलती है, ठीक है, ओके। सो सी इस वाले केस में अगर आप देखो, इस वाले ट्रांजिशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में आपको पता चलेगा इट्स वैल्यू इज़ 0, तो ये पाई लाइन है आपकी, ठीक है। इस वाले में देखो, इसमें ये भी आपका पाई लाइन है, ठीक है। तो आपको यहाँ देखो 6 सिलेक्शन रूल्स के कारण 4 लाइन्स यहाँ मिल जाती हैं और सिलेक्शन रूल्स के कारण 6 लाइन्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है।
तो टोटल आपको सोडियम के केस में 10 लाइंस मिलती हैं, है ना, 4 + 6 10 लाइंस आपको मिलती हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो आपके ये जो 2 लेवल्स होते हैं, 2 लाइंस होती हैं, टोटल कितनी लाइंस में स्प्लिट होता है, तो ये वाला स्प्लिट होता है 6 लाइंस में, तो D2 लेवल 6 लाइन में स्प्लिट होता है, और D1 जो है 4 लाइंस में स्प्लिट होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। D1 4 लाइंस में, D2 6 लाइन में, और टोटल 10 लाइंस में स्प्लिट होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब मेरे ख्याल से बच्चों चीज़ें तो आप लोग अच्छी तरह से समझ ही गए हैं, तो अपन लोग अब एक काम करते हैं, जीमन इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ पहले हम लोग नॉर्मल जीमन इफेक्ट के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर कुछ एनॉर्मल जीमन इफेक्ट के कर लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस तो अभी रिसेंट में ही पूछे गए थे बच्चों रिसेंट में ही क्वेश्चन आए थे। देखो एक क्वेश्चन मैं अभी दिखाता हूँ आपको, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास थोड़ा बड़ी हो गई बच्चों। देखो यहाँ पर फॉर नॉर्मल जीवन लाइन, ठीक है, ऑब्जर्व पैरेलल, ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, ये ट्रांसवर्स व्यू है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन में लिख भी दिया है, इन दिस क्वेश्चन ओनली नंबर ऑफ लाइन्स इज आस्क्ड, देयर पोलराइजेशन इज नॉट आस्क्ड, ठीक है, पोलराइजेशन नहीं पूछा, सिर्फ नंबर ऑफ लाइन पूछे। तो बेसिकली ठीक है, ओके, ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइन्स भी नहीं पूछा आई थिंक सो, ठीक है बच्चों, ओके, इट्स ओके, फाइन, लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए जैसे कि हमें मालूम है, देखो मैग्नेटिक फील्ड हमने ये लगाया था, सोर्स यहाँ था, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आपको 2 लाइन्स मिली थी, ठीक है, तो आपको इस केस में दोनों मतलब सर्कुलरली पोलराइज्ड मिली थी, ठीक है, यू गॉट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइन। इसमें आपको 3 लाइन्स मिली थी, जिसमें से 2 सिग्मा थी और 1 पाई थी, ठीक है, ओके। तो अब इसमें ये वाली आपकी परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड थी, ये आपकी पैरेलल पोलराइज्ड थी, ये परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड थी, ये सर्कुलरली पोलराइज्ड थी, ठीक है। अब देखो ओनली पाई लाइन इज ऑब्जर्व, ये पैरेलल टू द फील्ड है एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो पैरेलल टू द फील्ड में पाई लाइन हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग, है ना। सिग्मा लाइन परपेंडिकुलर टू द फील्ड आर सॉरी, सिग्मा लाइन्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड आर प्लेन पोलराइज्ड, हाँ प्लेन पोलराइज्ड होती हैं एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द फील्ड, वेरी गुड, ठीक, इट्स करेक्ट, ठीक है। पाई लाइन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड इट इज ऑल्सो प्लेन पोलराइज्ड, इट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। पाई लाइन बच्चों, पाई लाइन में आई थिंक तो गड़बड़ है, वेट, ये स्टेटमेंट शायद मिस्टेक है इसमें, पाई लाइन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, या करेक्ट करेक्ट, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड इट इज ऑल्सो प्लेन पोलराइज्ड, ये करेक्ट है। एक्चुअली में ये ट्रांसवर्स व्यू को रिप्रेजेंट बता रहे हैं, है ना, ये बता रहा है कि देखो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन उन्होंने ऐसा बनाया है ना, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। देखिए ये सोर्स है, इस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, ठीक है, तो आपको 2 लाइन्स यहाँ पर मिली थी, दिस आर अलॉन्ग द पैरेलल डायरेक्शन, तो यहाँ आपको सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट्स मिली थी, है ना। और अगर हम जब हमने ट्रांसवर्स व्यू में देखा था तो हमें कितनी लाइंस मिली थी, ठीक है, सिग्मा, पाई एंड सिग्मा, तो ये परपेंडिकुलर व्यू है, ठीक है, तो ये वाली परपेंडिकुलर टू द पोलराइज्ड थी, इट इज प्लेन पैरेलल टू पोलराइज्ड, इट इज परपेंडिकुलर पोलराइज्ड, तो ये सब क्या है, प्लेन पोलराइज्ड है, दिस ऑल आर प्लेन पोलराइज्ड, these are plane polarized, these are circularly polarized, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पूछा है जो सिग्मा परपेंडिकुलर टू द फील्ड आर प्लेन पोलराइज्ड, पाई परपेंडिकुलर टू द फील्ड आर प्लेन पोलराइज्ड, तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सिग्मा आर ऑब्जर्व्ड, ठीक है, पैरेलल टू द फील्ड, सो इट इज़ नॉट, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। तो ये MSQ है बच्चों, और ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट में 2022 में, ठीक है, सो इट वाज गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब अपन और आगे चलते हैं, ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन नॉर्मल जीमन इफेक्ट का भी तो ले ही लिया है,
अब एक एनॉमलस का ले लेते हैं। सो एनॉमलस में तो स्ट्रॉन्ग में भी आया है, वीक में भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। मैं आपको वो सब क्वेश्चंस ना असाइनमेंट्स में दे दूंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आ रहा है क्वेश्चन, लोड कर रहा हूँ मैं। लोडिंग, ठीक है, देखो। स्टिल इट इज लोडिंग। आई एम स्टिल ट्राइंग बच्चों, वेट करिए, ठीक है। या सो द क्वेश्चन इज एज फॉलोस, गेट 2007। बच्चों देखो क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, बट अब क्लास का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, इसलिए मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, लिमिटेड क्वेश्चन ही करने वाला हूँ। आज लगता है मेरे कंप्यूटर में मिस्टेक्स काफ़ी सारी हो गई हैं, सो डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टुडे। चलो ठीक है, फाइनली आई गॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एज फॉलोज। ठीक है, ट्राई टू डू इट्स फ्रॉम गेट। इस क्वेश्चन को बच्चों करने की कोशिश करें। D1 एंड D2 लाइन्स ऑफ सोडियम, ठीक है, ये D1 लाइन है, ठीक है, और ये D2 लाइन है, विल स्प्लिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन से ये कितनी लाइन्स में स्प्लिट होगा, ठीक है, तो यही आपको निकालना है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था, है ना, सो मैं आपको बता देता हूँ। सो ये स्प्लिट होता है 4 लाइन्स में, ये स्प्लिट होता है, ठीक है, 6 लाइन में, ये तो मैंने अभी बताया था। हालांकि बच्चों यहाँ पर एक तरीका है जिसकी मदद से आप यहाँ पर लगा निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला सिर्फ आपका वीक जीमर इफेक्ट के लिए है ना। सो लेट मी जस्ट टेल यू ए वेरी यूजफुल फार्मूला। ध्यान रहे बच्चों, वीक एंड एनॉमलस जीमर इफेक्ट है ना। सो दिस फार्मूला वर्क्स ओनली इन वीक एंड एनॉमलस जीमर इफेक्ट, और किसी केस में मत लगाना। अगर ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होता है, जैसे इस वाले केस में निकालते हैं 3 2p 1/2 से 3 2p 2s 1/2 पर हो रहा है ना, ऐसे ट्रांजिशन यहाँ पर हो रहा है। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर वाले को लेते हैं J2, नीचे वाले को क्या लेते हैं, J1 लेते हैं, और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लाइंस का 4J1 प्लस 2J2 प्लस 1। तो आप यहाँ लिखोगे 4 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1, सो दैट इज़ 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये 4 लाइन्स में स्प्लिट होता है। दूसरा वाला यहाँ पर था, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। 3 2p 3/2 से 3 2p 1/2, 2p 1/2। अगर आपका ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, देखो, तो ये आपका हो गया J2, ये आपका हो गया J1। नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला है, ठीक है, 4J1 प्लस 2J2 प्लस 1, ठीक है, 4 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 3/2 प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। आ गया बच्चों आंसर, तो ये रहा।
ठीक है। सो नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूले से मैंने निकाल दिया। देखो बच्चों, क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आते हैं, वीक जीमान इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग जीमान इफेक्ट, पाशन बैक इफेक्ट, ठीक है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं फ़िलहाल तो आपको लिमिटेड क्वेश्चंस ही कराया हूँ, ठीक है, बट मैं आपको आज असाइनमेंट्स दूंगा जिसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को कर लेना। दैट विल हेल्प यू टू डेवलप योर नॉलेज, ठीक है। रिमेंबर, विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपर्टाइज, दैट्स श्योर, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।